नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौर। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा क्रमांक 01 यानी मुरैना श्योपुर से प्रत्याशी घोषित किया है। वैश्य वर्ग के बहुत ही जाने पहचाने चेहरे रमेश गर्ग, जिनका केएस ऑयल्स के नाम से एक मिल है जिसमें लाखों लोगों ने कार्य किया है, उनकी एक अच्छी छवि देखी जा रही है। तो लोकसभा में क्या कुछ रहने वाला है, तमाम वरिष्ठ नेता जो बसपा में कार्य करते हैं, उनका क्षेत्र बहुत लंबा है बसपा का। तो बात कर लेते हैं बसपा नेताओं से कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बसपा के गर्ग अभी मैदान में आए हैं, उनका क्या माहौल होने वाला है, किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं, और जो वैश्य वर्ग का खासकर जो वोटर देखा जा रहा है उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के चुनाव में सबसे पहले किस मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का तमाम दल मैनिफेस्टो घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं अपना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो मान्यवर साहब कांशीराम जी थे तब भी, आज माननीय बहन जी हैं तब भी। भारतीय संविधान में बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, मान सम्मान सबसे पहली प्राथमिकता होती है। युवाओं को रोजगार, बहुजन समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है। आज आपने जो प्रश्न किया है मुरैना लोकसभा को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो संघर्ष है वो उन लोगों में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो तथाकथित भगवान के वंशज कहने वाले, अपने आप को संतान मानने वालों से है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी ने उन्हीं का ही सेवक समाज दिया है जो उन तथाकथित भगवान की सेवा में रहे, और सेवा का परिणाम ये रहा, ना तो उनकी सेवा का परिणाम जय श्री राम का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना ही कांग्रेस ने दिया। अग्रवाल समाज ने हमको कभी वोट नहीं किया, हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। अगर वो एक्सेप्ट किए होते तो बहुजन समाज पार्टी तो यहाँ विधानसभा में, लोकसभा में कई बार विजय पताका फहराती है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज अगर श्री रमेश गर्ग जी का समाज, जो अब तक देश की तमाम पार्टियों की सेवा में रहे, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मैं तो उनकी हिम्मत को दाद देता हूं श्री रमेश अग्रवाल जी की को, कि उन्होंने दोनों दलों में, उनका वीडियो सुना था, एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना था किसी पत्रकार से, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेताओं का नाम लेकर के उन्होंने उनको टारगेट किया। आज माननीय बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने अपना मायाजाल दिखाया। जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बस प्रत्याशी नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी पर दाव खेला, ओबीसी से कुछ लोग तैयार नहीं हो पाए, तब माननीय बहन जी ने वो ट्रम्प कार्ड खेला कि आज जो लोग कहते थे, कांग्रेस के लोगों ने विगत विधानसभा चुनाव के अंदर भी यही भ्रामक प्रचार किया, इस वजह से हमारा शेड्यूल कास्ट का जो कोर वोट बैंक है वो डिस्टर्ब हुआ। जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी उनकी बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज श्री रमेश गर्ग जी को ये प्रत्याशी बना करके मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से माननीय बहन जी ने साबित कर दिया है। दोनों के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों दलों का गला दबाने का काम किया है रमेश गर्ग जी। और उनका समाज साथ देता है तो आप जानते हैं, शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है बीएसपी का, वो तो मिलता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वोट बैंक नहीं मिलेगा। अरे भाई, क्यों नहीं मिलेगा? हरियाणा से एक उद्योगपति आए थे पिछली बार लोकसभा चुनाव में, श्री करतार सिंह भड़ाना जी, वो दल छोड़कर भी चले गए, लेकिन करतार सिंह भड़ाना जी को भी उनके समाज ने वोट नहीं किया, अन्य समाज ने वोट नहीं किया, उसके बाद भी 1.5 लाख वोट आया। तो हमारा जो वोट बैंक है वो आज लोकल की प्रत्याशी हैं रमेश सर्गल जी और रमेश गर्ग जी, तो वो ये प्रत्याशी लोकल का होने का भी एक फायदा होगा। दूसरा, अग्रवाल समाज को सोचना होगा कि देश की आज़ादी के बाद से यहाँ पर जब 1952 में यहाँ से जब सामान्य सीट थी लोकसभा की, तो राधा चरण शर्मा जी सांसद बने, उसके बाद सीट आरक्षित हुई। जब से शेड्यूल कास्ट के लोग बनते रहे, यहाँ से निर्दलीय भी समाज की वो ताकत है यहाँ पर, यहाँ से बाबू आत्मदास निर्दलीय जो ग्वालियर के रहने वाले थे, वो यहाँ से चुनाव जीत करके गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है ये है कि अग्रवाल समाज अगर सड़कों पे आता है अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, तमाम तरह की सहूलियतें और वो सारी व्यवस्थाएं श्री रमेश गर्ग जी के पास में, बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जिले प्रदेश का नेतृत्व अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, विधानसभा के लोग समझेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया विधानसभा में। क्या उन समाजों का समर्थन मिल पाएगा इस बार? देखिए, ब्राह्मण समुदाय का समर्थन मिलना चाहिए,
और मैं तो ये कहूंगा कि श्री बलबीर दंडोतिया जी, पूर्व विधायक जी को, जो अभी विगत विधानसभा चुनाव में दिमनी से चुनाव लड़ाया, अपनी ताकत से लड़े, लेकिन उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ने पूरा टोटल काम किया। प्रशासनिक सिस्टम मिला, उनके प्राइवेट लोग, श्री नरेंद्र तोमर जी, यानी हम तो ये कहेंगे अपने बाहुबल के आधार पर हमारे प्रत्याशी को चुनाव हरवाया। दलित समाज का वोट ही नहीं डालने दिया। कई गांव तो एक ऐसे थे जहां ब्राह्मण समाज को भी वोट नहीं डालने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि वो एक गाने में भी कहा है किसी ने कि रजिया गुंडों में फंस गई। आज वो मुकाबला होगा मुरैना की धरती पर, चंबल की धरती पर, मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में, कि इनका पता नहीं लग पाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों की गर्दन पर पैर रखने का काम माननीय बहन जी ने किया है। अब चुनाव जीतेगी बहुजन समाज पार्टी। बात कर रहे हैं बेसबरग की। बेसबरग अपना पूरा वोट आज तक नहीं डाला है, तो क्या कुछ रहने वाला है? ग्रामीण क्षेत्र में बेस नहीं है, शहर में है। शहर का जो बेसबरग है, क्या 100% वोटिंग करने के बाद इस प्रत्याशी को मैदान में मतलब जीत दिला पाएगा? अरे भाई, शहरी प्लेस में है, हम मानते हैं, लेकिन शहर अग्रवाल समाज एक मैनेजमेंट समाज वाला समाज है। वो चाहेगा अपनी मनस्थिति, अगर मनस्थिति के साथ में अगर ताकत लगाएगा तो हर समाज को प्रभावित करने वाला समाज है अग्रवाल समाज। लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर बेस पार्टी है। उनकी कैडर का वोटर और कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में अगर कार्यकर्ता मन बना लेगा तो चारों खाने चित कर देगा। अब रही बात, आपने अभी ये प्रश्न किया था कि जो पहले प्रत्याशी बने उनके समाज का वोट आएगा कि नहीं आएगा। अब कुलदीप सिकरवार जी, वो कितनी जिम्मेवारी वहन करते हैं? क्या उन्होंने वोट अपने लिए ही समाज का लिया? दूसरा प्रॉब्लम उनके सामने ये भी है कि उनके समाज के प्रत्याशी है। तो ये सारी बातें हैं। लोकसभा इलेक्शन है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट माननीय बहन जी, मान्यवर साहब कांसी राम जी के त्याग, तपस्या, बलिदान को देखते हुए, चंबल की धरती पर आप जानते ही हैं परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का तैयार किया हुआ कैडर बेस समाज है, जिसमें से जो आज का जो युवा है, जो 18-20 वर्ष का जो युवा है, वो किसी परिस्थिति बस भ्रमित हो गया है। उनको ये तक नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो वो लोग जय भीम बोलते हैं, उस जय भीम को ताकत देने वाले लोग इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने अपनी शासकीय नौकरी को छोड़ करके ना बिकने वाले समाज को बिकने वाले समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया, और खुद डॉक्टर साहब ना बिकने वाले नेता तैयार हुए मान्यवर साहब कांसी राम जी और बहन जी की सोच के आधार पर। तो शेड्यूल कास्ट का वोट अब की बार देश के अंदर माननीय बहन जी को देश का प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से वोट करेगा। हमारा वोट नहीं कटेगा। पहले कांग्रेस भाजपा से संविधान बचाने की बात कर रही है अभी हाल ही में, पहले भाजपा भी कांग्रेस से संविधान बचाने की बात करती थी। क्या कहोगे दोनों को लेकर? अरे भाई, एक थाली के चट्टे बट्टे, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। अब सांपनाथ नागनाथ के बिल में घुस जाता है और नागनाथ सांपनाथ के बिल में घुस जाता है। हमारे लिए दोनों एक हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेवला नाथ है, उनको कब निकल जाएगी पता ही नहीं लग पाएगा। ये देश का चुनाव है और बड़ी दमखम के साथ पार्टी लड़ेगी। ये आपको देखने के लिए मिलेगा लोकसभा चुनाव में। बात कर रहे हैं अगर खासकर दलित समाज के बीच में एजेंडा फैले जाते हैं कि अगर बीजेपी से संविधान बचाना है तो कांग्रेस को वोट करना होगा। क्या जो सामाजिक जो बातें हैं, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? ऐसी कोई खास योजना है? अरे, आप एक बात बताइए, जो कांग्रेस के लोग भ्रम पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करने के बाद आज जो चुनाव लड़ रहे हैं ना लोग, ना तो ब्रांडेड भारतीय जनता पार्टी का है, ना ही कांग्रेस का ब्रांडेड है। बहुजन समाज पार्टी ने तो अग्रवाल समाज का लोग ये आरोपित करेंगे, जब इस वीडियो को भी सुनेंगे तो वीडियो को सुनने के बाद वो कमेंट बॉक्स में भी ये कहेंगे कि आपका प्रत्याशी भी तो अन्य दल से है। ये बात सत्य है कि हमारा प्रत्याशी अन्य दल से है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जो बने हैं श्री रमेश गर्ग जी, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने जो उनको उपेक्षित किया है, एक रमेश गर्ग जी को नहीं। हमने अभी तक रमेश गर्ग जी ने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है, सिर्फ कहा गया है। लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में तो रहे। जब वो किंग मेकर की भूमिका में रहे, पहली बार पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अरे भाई संविधान खतरे में तो 1927 में ही आ गया था, जब पूना पैक्ट में श्री गांधी जी ने समझौते के लिए दबाव बनाया। 1932 में उस पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद बाबा साहब को डबल वोट का अधिकार, पृथक आवास व्यवस्था, तमाम जो दलित तैसी मुद्दों को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से लेकर के आए थे, उनका गला घोटने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। तो हम कैसे कह सकते हैं कांग्रेस संविधान ऐसी है? आज दलित समाज का प्लेटफार्म अलग बन चुका है। देश के अंदर तीसरे नंबर का संगठन बहुजन समाज पार्टी है। पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी नेतृत्व करते थे, आज उसी पैटर्न पर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी एकला चलो की नीति अपनाई, किसी से गठबंधन नहीं किया।
आज वही ठगबंधन वाले लोग जिनकी खुद का जो गठबंधन बना है उस वही बिखर चुका है, और बिखरने के बाद वो ये आरोपित करते हैं कि माननीय बहन जी गठबंधन में नहीं आती हैं, दलित हितैषी नहीं है। हम उनसे कह देते हैं चैलेंज के साथ में कि माननीय बहन जी दलित हितैषी हैं, हमारा दल तीसरे नंबर का दल है जिसकी नेता माननीय बहन जी है, और बहन जी के रहते हुए जब बहन जी के पास स्वयं का पावर है, तीसरे नंबर का संगठन है, तो हम किसी से क्यों गठबंधन करेंगे। दलित वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था आज बहुजन समाज पार्टी का है, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। असल मायने में देखा जाए तो कांग्रेस की मान्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से नेस्तनाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, देश के दूसरे नंबर का संगठन बहुजन समाज पार्टी बनेगी और देश की सत्ता पर राज करेगी। अगर बात करें 2 अप्रैल 2018 के केसों की, तो उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने केस वापस लिए, 15 महीने सरकार चलाई, क्या कुछ कर पाए, अपने वादों का पूरा किया कांग्रेस ने? अरे कांग्रेस ने कहाँ वादों को पूरा किया, उनमें से एक मूल्य मैं भी हूँ। हमारे जौरा विधानसभा के साथी हैं श्री भरूसी लाल दीपेरा जी, टीकाराम जी, तमाम हमारे ऐसे, हमारा एक कार्यकर्ता साथी मोहनलाल साख पेंटर है, वो बेचारा जेल काट करके आया है। बताइए, उन पर एमपीडीपी एक्ट लगाया, 307 तक की धारा लगाई गई, बल्कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, फ्रॉड एफआईआर दर्ज की गई। अगर उनको वापस ही लेना था तो उन हमारे जो साथी हैं उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं 307 और एमपीडीपी एक्ट जो डकैत अधिनियम की धारा है, संगीन धारा में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए, वो जेल काट करके आ रहे हैं। तो ये प्रकरण क्यों वापस नहीं हुए? 23, 24, 394 के अपराध अगर वापस ले लिए गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटे मोटे प्रकरण है। लेकिन जो हकीकत में दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, अपने जो एट्रोसिटी एक्ट को, दलित अधिकार अधिनियम को लेकर जो आंदोलन किया दलित समाज ने, अगर दलित समाज को पता होता कि ऐसे छुप करके हमला किया जाएगा तो दलित समाज तो सड़कों पर तैयारी के साथ आता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग संवैधानिक तौर पर चलते हैं, हम लोग भी मानते हैं और हमारा समाज मानता है। आज वो प्रकरण वापस नहीं लिए गए, कांग्रेस को इसी आधार पर ही दलित समाज ने वोट कर दिया कि सत्ता बैठेगी तो जो दर्ज किए गए मुकदमे हैं वो वापस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, वादा खिलाफी की गई। इस चुनाव में दलित समाज, उनको कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्या जवाब दे पाएगा उन 2 अप्रैल वाले मुद्दे में? ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमारे लोग जब कैंपेन करेंगे, जिम्मेवार साथी, जब इस बात को दलित समाज के घर घर में जाकर के समझाया जाएगा तो क्यों नहीं आएगा। सबको पता है, लोग जेल काट करके बैठे हैं, कई एक परिवार के सदस्य तो आज भी जेल में, वो जमानत तक नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे गरीब घरों से जो लोग थे सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग जेल में, तो क्या वो लोग वोट कर देंगे इनको? तो ये सब कुछ दलित समाज समझ रहा है। आज लोकसभा चुनाव 2024 में मुरैना से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिताने का भरपूर ताकत लाएगा दलित समाज। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।